स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम संस्कृत शिक्षण में सहायक साधन सामग्री के विषय में अध्ययन करेंगे। टीचिंग एड्स इन संस्कृत टीचिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि जो भाषा होती है, भाषा को हम अपने माध्यम से बोलकर या तो लिखकर दो रूपों में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। भाषा के लिए हम या तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं, और या तो किसी न किसी चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे मनुष्य की जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप में और जो संकेत होते हैं तथा स्पष्ट रूप में हम भाषा के माध्यम से ही या तो उसे बोलकर या तो उसे लिखकर प्रकट करते हैं। और लिखने के लिए हम किसी न किसी संकेतों और अथवा चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और जो भाषा होती है उसके लिए हम पर्टिकुलर किसी क्रमबद्ध तरीके से किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके लिए हमें या तो मौखिक या तो लिखित दोनों रूपों का ही प्रयोग करना होता है ना। उसी प्रकार से संस्कृत शिक्षण में कुछ सहायक साधन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को ये ज्ञात होगा कि जो पहले की शिक्षा पद्धति थी उसके अंतर्गत शिक्षक का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वह क्या करता था, बालक को उनकी रुचि और विवेक के अनुसार शिक्षा देता था। उस समय भी वह अपनी शिक्षा को बालक के मन में स्थायित्व प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के सहायक साधनों का प्रयोग करता था। लेकिन अब क्या हो गया है, वर्तमान समय में शिक्षा में शिक्षार्थी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और शिक्षक बालक को उसकी रुचि, योग्यता व आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षा देता है। जो शिक्षक होते हैं वो अपने शिक्षण को अधिक सरल, स्पष्ट, रोचक, प्रभावशाली और स्थायी बनाने के लिए अनेक साधनों और उपकरणों का प्रयोग करता है ना। इन साधनों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना शिक्षण कार्य को हम संपन्न नहीं कर सकते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकें और श्यामपट्ट। इनके बिना हम शिक्षण कार्य संपादित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। ये तो शिक्षक के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। इसके अतिरिक्त वे सामग्री भी होते हैं जो शिक्षण में सहायक होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सहायक साधन सामग्री या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री, और हम उसको शिक्षण सामग्री भी कह सकते हैं। जो शिक्षा शब्दकोश है उसके अनुसार वो कहते थे कि श्रव्य दृश्य उपकरण वह युक्ति है या फिर वह विधि है जिसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया दृष्टि और सुनने की अनुभूति के माध्यम से अग्रसित अथवा प्रोत्साहित हो सकती है। अतः विषय को स्पष्ट करने तथा रुचिकर, आकर्षक, सरल और सुबोध बनाने के लिए अध्यापक जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उसे ही सहायक सामग्री कहते हैं। और वैसे भी ये जो सहायक सामग्री होती है ना, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो छात्रों के अंदर जो भाव होते हैं उस भाव को हम उजागर कर सकते हैं। किसके द्वारा, शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा, है ना। और जो जितने भी शैक्षिक अनुसंधान हैं उन्होंने भी कई प्रकार से प्रयोग किए हैं। वे मानते थे कि जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मनुष्यों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उसके अंतर्गत व्यक्तियों में सीखने की भी क्षमता अलग अलग प्रकार से होती है। कोई बोलकर, कोई लिखकर, कोई देखकर, कोई सुनकर, यानी कि अन्य अन्य क्रियाविधि के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, अधिगम अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति होते हैं उनमें सीखने में व्यक्ति की जितनी अधिक ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होती है ना, उसका अधिगम उतना ही अधिक स्थायी होता है। और अधिगम स्थायी बनाने के लिए हमें ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर जो जे वेबर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा था कि हमारी लगभग 40% सामान्य विचारधाराएं दृश्य अनुभूति पर आधारित होती है, यानी कि जो हम देख के अनुभूत करते हैं
और उन्होंने ये भी कहा था 25% विचारधाराएं श्रव्य अनुभूतियों पर आधारित होती है, यानी कि हम सुनकर उनको अनुभूत करते हैं, और 17% स्पर्श अनुभूतियों पर आधारित होती है, हम उनको छूकर क्या करते हैं, अनुभूत करते हैं। ये कहा था प्रोफेसर जे वेबर ने, उनके अंतर्गत वे ये मानते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत एक प्रोफेसर पीजे रूलन थे, उन्होंने भी जब रिसर्च किया था तो उन्होंने अपने रिसर्च में ये बताया था कि जो ध्वनि चलचित्र होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, उसके पश्चात ये ज्ञात होता है कि जो हमारे 38% स्मृति का विकास होता है, जो मेमोरी हमारी डेवलप होती है, वो किसके द्वारा होती है, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा होती है। अर्थात श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से ही जो हमारा ज्ञान होता है वो अधिक स्थायी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक प्रसिद्ध विचारक थे MD मैकल्सी, वे मानते थे कि, और उन्होंने अपने शब्दों में भी कहा है सहायक सामग्री के बारे में, शिक्षण सहायक सामग्री उचित प्रकार से प्रयोग किए जाने पर श्रव्य दृश्य साधन उन अनेक भ्रमों को उत्पन्न नहीं होने देते हैं जो साहित्यिक भाषा के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात अगर हम उचित प्रकार से श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करें तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, और अगर हम साहित्यिक भाषा में इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो साहित्यिक भाषा को समझने में और समझाने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करना चाहिए जो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में भ्रम को उत्पन्न होने नहीं देते हैं। हम अपने शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं अंत में कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें हमारी सहायक साधन सामग्री कैसी होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। एक कहावत हम कहते हैं, सुनते हुए भी आए हैं कि एक बार देखना 100 बार बताने से अच्छा है। अर्थात अगर हम 100 बार बता रहे हैं उस चीज़ को, तो जो बता रहे हैं वो सिर्फ हमारी जो श्रवण स्मृति है, यानी कि हम सिर्फ सुनकर उस वस्तु का अनुभूत कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर हम सुने भी, देखें भी, उस कार्य को करें भी, तो हमारे अंदर जो ज्ञान स्थायित्व होगा वो ज्ञान हमारे अधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में विराजमान रहेगा, और वो ज्ञान हम क्या कर सकते हैं, उसको संचित रख सकते हैं। इसीलिए सब ज्ञानेंद्रियों में कहा गया है कि हमें श्रव्य दृश्य साधन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिसमें बालक की समस्त ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रूप से कार्य करती है और उसके द्वारा लिया गया ज्ञान ही अधिक समय तक स्थायित्व रहता है। ठीक है, ये सहायक सामग्री थी। ठीक है, इसके पश्चात है सहायक सामग्री के प्रकार। जो सहायक सामग्री है हम उसके किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जो शिक्षण में सहायक सामग्री होती है उसके साधनों को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भागों में प्रथम होता है हमारा दृश्य साधन, द्वितीय है श्रव्य साधन और तृतीय हमारा श्रव्य दृश्य साधन। इन्हीं 3 ही सहायक सामग्री के साधनों द्वारा क्या करते हैं, हम शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करते हैं। सबसे पहले दृश्य साधन, अर्थात दृश्य साधन क्या होते हैं। वे साधन या उपकरण जिनको हम आँखों से प्रत्यक्षीकरण करके छात्र उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, दृश्य उपकरण कहते हैं। हम जिसको खुली आँखों से देखते हैं और उसका प्रत्यक्षीकरण करके उसका वास्तविक ज्ञान अनुभूत करते हैं, उसको क्या कहते हैं, दृश्य उपकरण। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के साधन आते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सामान्य एवं यांत्रिक साधन। अब देखिए सामान्य साधन कौन कौन से होते हैं। सामान्य साधन कैसे होते हैं, सस्ते और सुलभ होते हैं तथा शिक्षक कम खर्च व कम श्रम में इन्हें सिखाने में उपयोगी होते हैं। इसके अंतर्गत हम जिसे सम्मिलित करते हैं वह हो सकते हैं सजीव वस्तु या नमूने, रियल ऑब्जेक्टिव्स या डमी कहते हैं ना, श्यामपट, ब्लैक बोर्ड,
पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक, चित्र, पिक्चर, मानचित्र, मैप्स, रेखा चित्र, स्केचेस या डायग्राम, चार्ट, मॉडल, भित्ति पत्रिका, वॉल मैगजीन, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर मैगजीन, संग्रहालय, म्यूजियम, बुलेटिन बोर्ड, प्लानर बोर्ड आते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सामान्य साधन के अंतर्गत आते हैं और ये सस्ते और सुलभ होते हैं। इसके पश्चात है यांत्रिक दृश्य साधन। यांत्रिक दृश्य साधन यानी कि इसमें हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ये मशीनी साधन होते हैं और जिसके लिए हमें विद्युत की या बैटरी की आवश्यकता होती है। और ये कैसे होते हैं? ये जो सामान्य साधन थे ना, उनकी अपेक्षा महंगे होते हैं और इनके संचालन के लिए हमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत हम इनको सम्मिलित कर सकते हैं। चित्र विस्तारक यंत्र, प्रोजेक्टर, पीडियोस्कोप, स्टीरियोस्कोप, मोबाइल, वीडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल कैमरा आदि को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे? दृश्य साधन थे, दृश्य साधन। अब इसके पश्चात है श्रव्य साधन। श्रव्य साधन क्या होते हैं? जो श्रव्य साधन होते हैं ना, ये वह साधन होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? अपने कानों से सुनकर विषय वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे साधन कौन से साधन कहलाते हैं? श्रव्य साधन कहलाते हैं। और छात्र इन साधनों का प्रयोग सिर्फ क्या करते हैं? सुनकर ही अर्जित करते हैं। इसे ही श्रव्य साधन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम इन उपकरणों को सम्मिलित कर सकते हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला, टेली टीचिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, शिक्षक मौखिक प्रश्न और विषय विशेषज्ञ। इन सब के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ सुनकर विषय वस्तु का ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं। और इसमें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें सिर्फ जो कान है वो ही क्या होता है? प्रभावित होता है और उसके द्वारा ही हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके पश्चात है श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधन लग रहा है ना कि श्रव्य दृश्य साधन। अब श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं? ये ऐसे साधन होते हैं जिनके द्वारा छात्र एक साथ सुनकर व देखकर ज्ञान ग्रहण करते हैं। ऐसे साधन क्या कहलाते हैं? श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं। शिक्षक इनके प्रयोग द्वारा बालक की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर व स्थायी बनाता है। श्रव्य दृश्य साधन में हम क्या करते हैं? सुनते भी हैं और देखते भी हैं। और सुनकर और देखकर और क्या करते हैं? हम ज्ञान अर्जित करते हैं और इसके द्वारा लिया गया ज्ञान हमारा क्या होता है? अधिक रुचिकर होता है और वो स्थायी बनाता है। या ठीक है, इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं दूरदर्शन, चलचित्र, सिनेमा कहते हैं जिसे, इसकी ऑडियो वीडियो फिल्म, अभिनय, नाटक, कंप्यूटर या फिर अन्य साधनों को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। अन्य साधन संस्कृत शिक्षण की बात करें तो उसके अंतर्गत श्रव्य दृश्य साधन में हम संस्कृत कक्ष को, पुस्तकालय, विद्यालय वार्षिक पत्रिका, विद्यालय की प्रार्थना सभा, दैनिक सभा और दैनंदिनी, इन सभी उपयोगी साधनों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। और ये संस्कृत भाषा शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री माने गए हैं। ये थे हमारे सहायक सामग्री के प्रकार। इसके पश्चात हम जो सहायक सामग्री है इसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात इसका कुछ ना कुछ महत्व होगा किसमें? विषय को रुचिकर बनाने में। और किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? विषय को अधिक सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं, जिसके लिए हमें इसके सहायक सामग्री की जो भूमिका है, जो महत्व है, इसके बारे में भी हमें जानकारी अर्जित करनी होगी। जो सहायक सामग्री है, इसके प्रयोग से हम शिक्षण कार्य को क्या कर सकते हैं? अधिक
सरल, रुचिकर और स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। इनसे शिक्षक को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति तथा शिक्षण कार्य में न केवल सहायता मिलती है, बल्कि जो छात्र होते हैं उनको भी इससे अध्ययन में काफ़ी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और इसके महत्व को हम निम्नलिखित रूप में प्रतिपादित कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु को सरल व बोधगम्य बनाने में सहायक। जो सहायक सामग्री का महत्व है, इसके द्वारा हम जो विषय वस्तु है उसको सरल और बोधगम्य बना सकते हैं। किसके द्वारा? सहायक सामग्री के द्वारा। सेकंड है सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है और इससे ज्ञान स्पष्ट व स्थायी होता है। जैसा अभी बताया, जो सहायक सामग्री होती है इनके प्रयोग करने से जो छात्रों की ज्ञानेंद्रियां हैं उन सभी का वो पूर्णतः उपयोग करते हैं और इनके द्वारा जो ज्ञान होता है वो स्पष्ट हो जाता है और स्थायी हो जाता है। थर्ड है संस्कृत के कठिन व नीरस पाठों को आकर्षक व रोचक बनाया जाता है। जो भी संस्कृत के कठिन और ऐसे नीरस वाले पाठ होते हैं ना, जिसको पढ़ने की बालक में इच्छा नहीं होती है या उनका ध्यान नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं होती है, तो हम सहायक सामग्री का प्रयोग करके उन पाठों को हम आकर्षक और रोचक बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है संस्कृत मातृभाषा या संपर्क भाषा नहीं है, अतः संस्कृत पढ़ने में रुचि विकसित करने में सहायक सामग्री का विशेष महत्व है। जो संस्कृत है वो मातृभाषा और संपर्क भाषा नहीं है, इसलिए संस्कृत पढ़ने में और रुचि विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि संस्कृत पढ़ने में हमारी अधिक से अधिक रुचि विकसित हो सके। फिफ्थ पॉइंट है प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा उत्तम शिक्षण प्रदान करने में सहायक। हम इन सहायक सामग्री का प्रयोग करके उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान दें। प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा वो अधिक उत्तम शिक्षण क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं और इस शिक्षण के साथ साथ जो भी वास्तविक वस्तु को वो देखेंगे, अनुभूत करेंगे, तो वो ज्ञान उनका अधिक स्थायित्व रहेगा। इसके पश्चात है 6 पॉइंट शिक्षण सूत्रों के व्यवहारिक उपयोग में सहायक। जो भी शिक्षण के सूत्र हैं उनका प्रयोग करने के लिए हमें सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए और सहायक सामग्री के उससे ही हमें क्या पता चलता है कि हमें किस समय कौन से शिक्षण सूत्रों को कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम कक्षा को अधिक रुचिकर और प्रभावशाली बना सके। 7th है शिक्षण कौशलों के विकास में सहायक। जो शिक्षण कौशल है हमारे, उनको भी विकास करने में सहायक सामग्री का महत्व होता है। अलग अलग कौशल होते हैं ना, तो उन कौशलों का भी हमें किस प्रकार प्रयोग करना है वो भी हमें सहायक सामग्री के प्रयोग करने के पश्चात ही ज्ञात होता है। 8th पॉइंट है भाषागत दोषों एवं भ्रम के निवारण में सहायक। जो भाषा संबंधी दोष है और उनके अगर कुछ संबंध में भ्रम है तो उन भ्रम को दूर करने में भी सहायक सामग्री हमारी सहायता करती है। 9th पॉइंट है शिक्षा के अतिरिक्त मनोरंजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण। हम सहायक सामग्री का प्रयोग करके हम बालक को मनोरंजन की ओर भी ले जा सकते हैं। कि मनोरंजन कैसे? कि हम सिर्फ उनको अपितु मौखिक रूप से न बोलकर लिखित रूप से कोई प्रयोग विधि द्वारा, कोई क्रिया विधि द्वारा उन्हें हम क्या कर रहे हैं? शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, तो वो अधिक से अधिक रुचिकर हो जाता है और वो मनोरंजन की दृष्टि से भी क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। इसके पश्चात है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक। सहायक सामग्री के प्रयोग से कक्षा में हम अनुशासन बनाए रख सकते हैं और कक्षा में यदि अनुशासन होगा तो शिक्षण क्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सकती है। इसके पश्चात है छात्रों को अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक। जो भी छात्र है उन्होंने जो ज्ञान लिया है, जो ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया है, उनको वह अधिक से अधिक स्थायी बना सकते हैं। इसमें वे भी सहायक सामग्री सहायता करती है, क्योंकि इसमें सभी ज्ञानेंद्रियाँ
सक्रिय रूप से हम उपयोग में लाते हैं। इसके पश्चात है शिक्षक को कक्षा शिक्षण में एक सहयोगी के रूप में सहायक। जो शिक्षक होते हैं वो कक्षा शिक्षण में एक सहयोग के रूप में क्या करते हैं, बालकों की सहायता करते हैं। और जब बालकों की सहायता करते हैं तो शिक्षण क्रिया बाधित ना होकर सुचारू रूप से चल सकती है और छात्र और शिक्षक दोनों में समन्वयता परस्पर बनी रहती है। और सबसे अंत में जो सहायक सामग्री होती है, इनके कारण जब कक्षा शिक्षण करते हैं अध्यापक, तो अध्यापक को कम मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात वह सिर्फ बोलकर या लिखकर ही उन बातों को व्यक्त नहीं करता, अपितु वह उनको लिखकर, बोलकर, दिखाकर, प्रयोग करवाकर, इन सब के द्वारा क्या कर सकते हैं, वो उनको ज्ञान अर्जित करा सकते हैं। और वो उनके लिए क्या होगा, इस प्रकार का ज्ञान उनके लिए काफ़ी प्रभावपूर्ण होगा। ये थे सहायक सामग्री के महत्व। सहायक सामग्री के महत्व के पश्चात अब जो सहायक सामग्री है, इसके उपयोग के लिए कुछ सुझाव भी होने चाहिए कि जो सहायक सामग्री है इसका हमें किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ सुझाव हम ऐसे बता सकते हैं। जो सहायक सामग्री होती है इसके प्रयोग में शिक्षक की भी रुचि होनी चाहिए, और जो सहायक सामग्री होती है ये विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप भी होनी चाहिए, और जो यांत्रिक साधन है इनका संचालन किस प्रकार करना है ये एक शिक्षक को भी भलीभांति ज्ञात होना चाहिए। और जो चित्र है, मानचित्र है, रेखा चित्र, मॉडल या अन्य शिक्षण सहायक सामग्री, ये हमें क्या करना चाहिए, कक्षा के आकार के अनुरूप बनाना चाहिए। और यदि आकार बड़ा करना संभव नहीं है तो हमें छात्रों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करना चाहिए। और सहायक सामग्री के प्रयोग के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम पर्याप्त चर्चा कर सकते हैं, और इन चर्चा के द्वारा ही हम परस्पर आपसी सहयोग भी स्थापित कर सकते हैं। और सहायक सामग्री हमें ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए जो सभी छात्रों को भलीभांति दिखाई दे। और इसके साथ ही साथ यदि किसी भी शिक्षक का उच्चारण अस्पष्ट है या फिर उन्हें उपकरणों का प्रयोग नहीं करना आता है तो वे स्वतः इन उपकरणों का प्रयोग करना भी सीख जाते हैं और संस्कृत शिक्षण को अधिक रोचक बना सकते हैं। और संस्कृत शिक्षण को रोचक बनाने के लिए उच्चारण, व्याख्या के साथ साथ श्यामपट्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को इसकी आवश्यकता हो। प्रकरण को समझाने के लिए विषय वस्तु के साथ साथ सहायक सामग्री छात्रों के सम्मुख हमें प्रस्तुत करनी चाहिए, और उसके पश्चात जो भी सहायक सामग्री होती है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, संभाल कर भी रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी सुझाव हो सकते हैं कि जो हमारे संस्कृत शिक्षण में जो श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम श्यामपट्ट संबंधी जो हमारे उपयोगी कार्य हैं जैसे शब्दार्थ लिखना, संधि, संधि विच्छेद, समास, अक्षर विन्यास, शुद्धि व्याख्या करना, व्याकरण से संबंधित नियम बताना, उच्चारण, विराम, व्याख्या करना और कठिन शब्दों को स्पष्ट करना, इसके लिए भी हम सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अंत में हम सहायक सामग्री का प्रयोग कर क्या कर सकते हैं, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली, रुचिकर और स्पष्ट बना सकते हैं, जिससे हमारी कक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।